बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद है। बात करेंगे कि जो वर्ल्ड रिपोर्ट आई क्लाइमेट के बारे में। COP 26 भी चल रहा है, 26 समिट चल रहा है, उसका दूसरा वीक स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, ये आपको बता दूं कि मगरबी ममालिक में जो बाकायदा इस बारे में एहतजाज हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक ड्रामा है जो COP 26 है, क्योंकि इन्होंने खुद ही जो है वो क्लाइमेट को ख़राब किया और नटशेल्स फेंक के और उसकी ओजोन की तह को यानी कि इन्होंने तबाह किया, जिसकी वजह से जो है वो क्लाइमेट इतना ज़्यादा वार्म हो गया। ये या जो सारा जो जो जितना भी वो कहते हैं कि जी मौसमियाती तब्दीलियाँ आई हैं, वो सारी की सारी इन ममालिक ही की वजह से आई। इसी के सिलसिले में और बात करेंगे कि इस सब चीज़ों का असर सबसे ज़्यादा किन ममालिक पे होने वाला है और किन ममालिक पे हो रहा है। जो 7 ऐसे ममालिक है जिनके ऊपर जो अब रहने के काबिल नहीं, यानी कि इसी जो क्लाइमेट की चेंजेस की ऐसे जो माहौलियाती तब्दीली आई है, जो कि बहुत ही इंसानों पर बहुत बुरा असर जिसका पड़ा है, तो उसकी वजह से कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनमें इंसान नहीं रह सकता। तो उनमें से कुछ 7 ममालिक के नाम जो सामने आते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले आता है कुवैत में वैसे ही इतनी सबसे ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी। कदर जो है वो कुवैत की करेंसी की सबसे ज़्यादा है और उसके बावजूद जो है कुवैत में कहा जाता है कि वहाँ पे आप कोई चीज़ उगा नहीं सकते, यानी कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और वहाँ पे यानी आप ये समझते हैं कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो ये कहते हैं कि हम जब एक खातून का इंटरव्यू मैंने देखा था तो उसमें उन्होंने कहा कि हम जब बाहर निकलते हैं बच्चों के कहने पे, वैसे हम पूरा दिन अपने बच्चों को घर में कैद करके रखते हैं, लेकिन जब हम निकलते हैं बच्चों के इसरार पे तो वो कुछ ही टाइम के बाद वो बोलते हैं कि हमें वापस घर पे लेके चलो, क्योंकि 24 घंटे वहाँ पे एयर कंडीशन होता है। अब अभी देखें कि एयर कंडीशन होता है, उससे जिस्म को कितना नुकसान पहुँचता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है या दूसरे इश्यूज भी आते हैं। ये सब बातें आप लोग जानते हैं। तो इससे नुकसान जो है वो कुवैत में कितना ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पे आबादी जो है वो मुस्तकिल कम होती जा रही है। यानी कि कुवैत में जून का जो इन्होंने दर्जा हरारत जो नोट किया था वो था 53 से 54 जून का। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे 50 होता था, 51 भी हो जाता था, ये लेकिन ये बहुत पीक पे चला जाता था 55। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आई है उसमें वो कहते हैं कि 60 से 70 दर्जा हरारत तक इसका जा सकता है। एवरेज से ज़्यादा है जो इसका दर्जा हरारत, यानी कि कुवैत का दर्जा हरारत, यानी कि अब वो रहने के काबिल, लोग मर जाएंगे, लोग गर्मी से वहाँ पे मर सकते हैं। अभी तो एयर कंडीशन उनको बचा रहा है। अगर ये पावर सप्लाई ख़त्म हो गई उनके पास, या फिर एयर कंडीशंस कब तक जो है ये मशीनरी भी एक हद तक चलती है, अगर मशीनरी ने साथ छोड़ दिया और सारा जो निज़ाम है वो उनके पास जो बिजली का निज़ाम है जिससे चलता है ये AC वगैरह, तो अगर ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, अगर ये सब चीज़ें, क्योंकि जो तपिश है वो भी तो असरअंदाज होगी इन सब चीज़ों पे, तो अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती तो फिर वहाँ पे किस तरह असर आ जाएगा, वो लोग एकदम से कहाँ जाएंगे। मतलब तो इस वजह से जो है वहाँ पे अब लोगों की आबादी कम होती चली आएगी और अब वो हिस्सा रहने का, यानी कि दुनिया का वो वाला हिस्सा जो है वो रहने के काबिल नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पे जो नाम आ रहा है वो आ रहा है यमन का इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे ये धूप का सिलसिला तो कम है, लेकिन वहाँ पे जो सैलाब है और सैलाब से पैदा होने वाली जो बीमारियाँ हैं, जो वबाएँ हैं, उसके वजह से लोग वहाँ पे बहुत मरना शुरू हो रहे हैं और उनकी अमवात ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस वजह से जब अमवात ज़्यादा बढ़ रही है तो लोग वहाँ से मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे दूसरे मुल्कों में, दूसरे इलाकों में। तीसरा नंबर जो आ रहा है वो नाम आ रहा है इराक का। इराक में जो है वो 2 दरिया हैं, एक दजला एक फुरात, और वो खुश्क होने पे हैं। और अब सिलसिला ये है कि वहाँ पे नमकीन पानी है, वहाँ की इकॉनमी भी का भी हाल बहुत बुरा है। और इराक के बारे में कहा जाता था कि इराक जो है वो तेल पे, यानी कि जो तेल है जो दुनिया की बहुत महंगी चीज़ है, तेल पे डोलता हुआ एक मुल्क है। ये कहा जाता था कि तेल पे डोलता हुआ एक मुल्क है। तेल सबसे महंगी चीज़ है इस वक्त दुनिया में, उसकी जो है वो प्राइस सबसे ज़्यादा हाई है, लेकिन इराक के पास रिसोर्सेज इतने नहीं है कि वो अपने ऑयल को निकाल सके। तो वहाँ पे गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ रही है, दरिया खुश्क हो रहे हैं, वहाँ पे नमकीन पानी वहाँ पे कब तक इस्तेमाल होगा। और उसके बाद फिर इसके और भी बहुत सारे मसले मसाइल ये हैं कि वहाँ पे दरख्त बहुत कम है, वहाँ पे ग्रीनरी बहुत कम है, वहाँ पे यानी कि वहाँ पे सहरा भी ज़्यादा है। तो इस वजह से वहाँ पे ये इशू आएगा कि लोग वहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे और निकलते निकलते जो है वो इलाका रहने के काबिल नहीं रहेगा। तो तीसरे नंबर पे ये वो मुल्क है जिस पे इंसान नहीं रह सकेगा।
ये वो यानी कि ये वो रेड लाइन वाले मुल्क हैं जिसमें इंसान नहीं रह सकता, डेंजर जोन में आ जाएंगे। फिर है ईरान। ईरान चौथा ऐसा मुल्क है जो कि हद तक ईरान बहुत खूबसूरत मुल्क है। वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन गर्मियों में गर्मी पड़ती है, सर्दियों में सर्दी पड़ती है, और बहुत अच्छा मौसम भी होता है, और बहुत खूबसूरत जगह है ईरान जो है। लेकिन और काफ़ी वसी एरिया है ईरान के पास। ईरान में अब यह है कि वहाँ पे अब जंगलात बहुत ज़्यादा काट दिए गए हैं, जंगलात काट दिए गए हैं, तो उस वजह से जो है वहाँ पे जो पानी है वो जाहिर सी बात है आलूदा हो रहा है, जो वहाँ पे दरिया बहते हैं, और जब वो आलूदा हो रहा है तो उसमें जो है वो पेट्रोल और न्यूक्लियर उसके अज्जा जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ का जो पानी है वो आलूदा हो रहा है, और आलूदा होने की वजह से अब वो पीने के काबिल तो नहीं रहेगा ना, गंदा पानी होगा, तो लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जो है वो ईरान का जो दरिया है वो खुश्क होने को जा रहे हैं, और अगर हैं भी तो आलूदा है, वो इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इस वजह से जो है वो ईरान में भी अब रहा नहीं जा सकता। अब उसके बाद जो मुल्क आता है वो आता है तुर्की का। तुर्की में जो है वो आपने जिस तरह से देखा कि पिछले दिनों आग इतनी ज़्यादा थी कि उसके जंगलात को जो है वो 3 हिस्से जंगलात उसके जल गए थे। 3 हिस्से जंगलात, यानी कि ये सब चीज़ें मीडिया पे नहीं आती, लेकिन ये बात हकीकत है कि तुर्की के 3 हिस्सा जंगलात जो थे वो जल गए थे। उसकी वजह से जब जंगलात जल जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी भी आएगी, गर्मी आने के वहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर वहाँ पे पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगा, और जब खुश्क होगा तो फिर वहाँ पे कोई रह नहीं सकता पे। और जिस जिस जगह पे वो जल चुका है वहाँ पे खेती नहीं उग सकती, तो इस वजह से जो है वो तुर्की को ये सामना करना पड़ेगा। तुर्की में भी फिर जो टूरिस्ट आते थे, जो टूरिज़्म हुआ करता था, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और उस वजह से तुर्की में जो रहने वाले लोग हैं वो मुंतकिल हो जाएंगे किसी और इलाके में, क्योंकि वो इलाका रहने के काबिल नहीं रहेगा। फिर हम बात करेंगे इसराइल की। इसराइल में भी गर्मी जो है वैसे ही वो इलाके बहुत गर्म है, फ़लस्तीन बहुत गर्म इलाका है, और इसके अलावा जो इसराइल का इलाका है वो भी जितने एरिया में इसराइल का इलाका है वो भी बहुत काफ़ी गर्म इलाका है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहाँ पे इतने जंगलात नहीं दिखाई देंगे आपको। इन्होंने वहाँ पे दरख्त लगाना शुरू किए हैं अपने हिसाब से, जो जो दरख्त ये लोग चाहते हैं वो दरख्त इन्होंने लगाए हैं। इसराइल एक अलग कहानी है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, और वहाँ पे जो है वो एवरेज से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, यानी कि वो वैसे ही गर्म बहुत ज़्यादा है इसराइल का वो इलाका, वो खित्ता, और उस इसराइल में जो है वो और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और उसकी वजह से वहाँ पे इंसान नहीं रह पाएगा, तो उसके लिए वो शायद कोई सदैव आप कर सकें। जॉर्डन में पानी की बहुत कमी है, और पानी की कमी होने की वजह से वहाँ पे बारिशें भी नहीं होती जॉर्डन में इतनी ज़्यादा, और वहाँ पे ज़खायर पानी के नहीं मिलते, तो वहाँ लोग नहीं रह पाएंगे। जो इस वक्त जो है एक अमरीकी जो है वो पानी खर्च करता है, उसका वही इतना ही पानी जो है वहाँ पे 10 लोग इस्तेमाल करते हैं जॉर्डन में। तो अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ता है तो एवरेज से ज़्यादा यहाँ पे इशू आएगा, और आपको पता है जब एवरेज से बढ़ जाती कोई चीज़ तो वहाँ पे रहना नामुमकिन हो जाता है, तो इसलिए जॉर्डन भी फिर रहने के लायक नहीं रहेगा। दूसरी खबर हम शामिल करेंगे ऐसी जिसका ताल्लुक जो है वो बीमारी से है। कोरोना वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कि जो इसकी तासीर है, यानी कि जो इसका असर है, जो कि पॉजिटिव असर कहा जाता है, यानी कि इसको बीमारी से दूर जो बीमारी को दूर कर सकता है असर, वो ख़त्म होता जा रहा है, और से वो 35%, यानी कि 80% से लेकर वो 35% तक वो गिर चुका है। अब इस बारे में कि वो यानी कि वो जो वैक्सीन है वो इस काबिल नहीं रहेगी कि वो कोरोना को रोक सके, तो इसके साथ मैं आपको एक और ख़बर जोड़ देती हूँ कि बिल गेट्स ने कहा है कि अगले 5 साल तक कोरोना जो है वो हमें नहीं छोड़ने वाला, वरना तो बिल गेट्स ने कहा था कि 2022 में जो है वो कोरोना ख़त्म हो जाएगा, और बिल गेट्स ने ये कहा है कि आने वाले 5 सालों में जो है तकरीबन 5 लाख लोग जो है वो कोरोना वायरस से मरने वाले हैं। ये एक आपको पता है कि बिल गेट्स की जो है वो प्रेडिक्शन किस तरह की होती है, और वो जो है वो बिल्कुल सही प्रोटेक्ट करते हैं। कोरोना वायरस के बारे में पहले से बता दिया था बिल गेट्स ने। अब जो बात आती है वो बात आएगी, और एक बात बता दूं मैं आपको, जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी जो है वो बिल गेट्स ने बताया था, और उसने एक अपना मंसूबा बताया था कि किस तरह से जो है वो सूरज के आगे लेयर लगा दी जाएगी तो जो गर्मी है उसके अंदर कमी आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया उसी साइड पे जाएगी। ये जो COP26 हो रहा है, G20 समिट हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ एक ड्रामा है दिखाने को, अदरवाइज जो मंसूबा बना लिया गया है इस पर वो आलमी ताकतें अमल ज़रूर करेंगी। अच्छा, ये अब वो एक बात अलग हो जाती है। अभी हम बात करेंगे कि अभी आगे के बारे में क्या बोला है बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ने कहा कि तैयार हो जाओ, एक नई वबा आने को तैयार है।
और अपनी रिपोर्ट में बिल गेट्स ने ये कहा है कि अगले 5 सालों में एक ऐसी वबा आएगी जिसमें स्मॉल पॉक्स होंगे और उसका ताल्लुक जो है वो एक नज़ले की एक किस्म से होगा। इसके अलावा उन्होंने आगे एक बात जो उन्होंने लिखी, यानी कि कुछ चीज़ें टूटी टूटी लिखी और मुकम्मल नहीं बताया अभी कुछ भी। और उसने लिखा कि एयरपोर्ट्स पे हमले होंगे। तो अल्लाह ताला जो है वो बचाए हम सबको, लेकिन ये एक सूरत हाल है कि अल्लाह ताला आने वाली बीमारियों को रोके, उसी कब्ज़ा कुदरत में सब कुछ है। तो बिल गेट्स ने ये एक जो है वो पेशेंगोई कर दी है और ये कहा है कि जी आने वाली वबा इस वबा से भी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होगी। तीसरी एक चीज़ मैं और जो आपके सामने रखूँगी वो ये रखूँगी कि द इकोनॉमिस्ट जो है मैगज़ीन, उसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा मैगज़ीन है जो कि दज्जाली किस्म का मैगज़ीन है, यानी कि जो इसकी पेशेंगोई होती है वो बिल्कुल सही होती है। और ऐसा ही देखने को आया है। उसने जब ये बताया था भूख अफलास, तो भूख अफलास आने लगी थी। उसने फिर कोरोना वायरस के आने से पहले भी कुछ निशानियां बताई थी और इसी तरीके से अब जो उसने निशानी बताई है वो ये बताई है कि जो कॉइन्स हैं वो एक गढ़ा सा बना हुआ है। वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन का इशू आ जाता है यूट्यूब पे, तो वो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। आप द इकोनॉमिस्ट का जो है वो पेज पे जाके चेक कर सकते हैं, जो उसका नया मैगजीन आया है वो किस तरह का है, उसमें क्या लिखा है। तो उसमें जो है वो एक गढ़ा सा बना हुआ है, उसके एक गिर्द जो है वो एक खरगोश खड़ा हुआ है। हाँ, तो एक लड़की खड़ी है जो कि उस गढ़े में हैरत से देख रही है उस गढ़े के अंदर क्या चीजें जा रही हैं। उस गढ़े के अंदर जो है वो कॉइन्स जा रहे हैं। एक करेंसी का जो सिक्का है वो नजर नहीं आ रहा, वो गिर चुका है। और एक तरफ जो है वो सांप, जो इन्हीं की लड़की से थोड़ा हटके एक सांप है जो उस गड्ढे में झांक रहा है। और सांप के ऊपर जो है वो बिटकॉइन के जो नंबर्स होते हैं, जो रेफरेंस नंबर होते हैं, वो बाकायदा लिखे हुए हैं। और बिटकॉइन कोने में खड़ा हुआ वो सिक्का है, वो करेंसी दिखाई गई है कि जो नाच रहा है और सबको बोल रहा है कि एक इशारे से कि अंदर अंदर गिर जाओ। अच्छा, जो वो खरगोश है, वो जो चूहा है बड़ा सा, वो जो दिखाया है, वो एक जो मखलूक दिखाई है, उसके हाथ में घड़ी है, उसके हाथ में एक स्टिक है। और वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई इंसान, आपने मैजिक करने वाले लोगों को देखा होगा कि उन्होंने कपड़े पहने हुए होते हैं, वैसे उसने कोट पहना हुआ है। और एलिस इन द वंडरलैंड के अंदर जो लड़की थी उसको बाकायदा दिखाया है उसमें, लेकिन वो लड़की को दिखाने का मकसद कुछ और है और सिर्फ उन्होंने कैरेक्टर वहाँ से ले लिया है। अच्छा, वो क्योंकि हैरत ज़्यादा है तो इसलिए उन्होंने उसको वहाँ से ले लिया। और दूसरा जो खरगोश है या वो चूहा है, मैजिक करता है आदमी, उसकी शक्ल में दिखाया है। और इस तरह से दिखाया है कि उसने कोट पहना हुआ है और कोट के साथ उसने स्टिक ली हुई है और साथ उसके पास वॉच है। अब वो वॉच है या टाइम चेक करने वाली कोई मशीन है जो उसने अपने उल्टे हाथ पे बांधी हुई है। और वो स्टिक से उस गड्ढे के अंदर बहुत गौर से देख रहा है। उसकी नज़रें इतनी तेज़ हैं कि वो सब कुछ देख सकता है और वो टाइम देख रहा है कि कब तक जो है ये सब चीज़ें इस गड्ढे में गिर जाएंगी, यानी कि जो कॉइन्स गिर रहे हैं वो कब तक इस गड्ढे में गिर जाएंगे, वो उस टाइम तक वो गिर जाने चाहिए, उसका एक टाइम एस्टिमेटेड है। जो सांप है, सांप का ताल्लुक जो है वो हमेशा दुश्मन से होता है। ये कहा जाता है कि सांप का ताल्लुक जो है वो दुश्मन से होता है और वो दज्जालियत को शो करता है, जादू को शो करता है। और जो बिटकॉइन है वो उसका रेफरेंस नंबर जो होते हैं या उसके जो सिंबल्स होते हैं वो सांप पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इस चीज़ को शो करती है कि जो बिटकॉइन है वो सबको एक साथ धकेल देंगे उस गड्ढे के अंदर। ये कहा जा रहा है, माहिरीन जो बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं। और कुछ हमारी भी इसमें हम ये अगर हम गौर से देखते हैं और गौर करते हैं चीज़ों पे, तो ये दिखता है कि जी जो बिटकॉइन है ये सबको एक गड्ढे में डाल देगा। जितने भी करेंसीज हैं उनको गड्ढे में डाल देगा। इनकी कोई हैसियत, कोई औकात, कोई वैल्यू नहीं होगी। उन सब पे बिटकॉइन राज करेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।